हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इन्वायरमेंट की, जो कि है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट और जिसमें हम बिजनेस इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में, इंटरनल इन्वायरमेंट सेकंड वीडियो में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो भैया फटाफट से आ जाओ सारे बच्चे क्लास में, अपनी कॉपी पेन निकाल लो। क्या कह रहे हो? निकाल लिया? बड़े तेज हो रहे हो। तो यार आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर इससे क्या बताना चाहते हो? ये जो आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, इसका कुछ सेंस बनता है। ये इस इंसान को देखिए, ये मान लीजिए किसी कंपनी का मैनेजमेंट है, ठीक है। आपको इसी पीपीटी से, इस स्लाइड से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि ये किसी कंपनी का मैनेजमेंट है। ये क्या कर रहा है? ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने आप को बाहरी इन्वायरमेंट से, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता क्या है। बड़ी बेसिक सी बात है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण, ऐसे फैक्टर्स जो कि बिजनेस के कंट्रोल में हो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। तो एक्सटर्नल उसी का उल्टा हो जाएगा भैया, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल उसका उल्टा हो जाएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि वो बाहरी इन्वायरमेंट होते हैं। इंटरनल मतलब भीतर और एक्सटर्नल मतलब बाहरी। बाहरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, बाहर के जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसे हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं और उसके ऊपर बिजनेस का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। और ये भी कह सकते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस दैट इंपैक्ट द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बेटा देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स हैं जो आउटसाइड, वहां पे हमने पढ़ा था विद इन, यहां पे आ गया आउटसाइड फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस दैट इंपैक्ट द ऑपरेशन। ऐसे फैक्टर्स जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस पे फर्क डालते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। एक बिजनेस को मस्ट एक्ट और रीच टू कीप अप इट्स फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू टाइप। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो टाइप्स में और बांटे जा सकते हैं। पहला हो जाता है माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा हो जाता है मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब कि भैया ऑर्गेनाइजेशन ये है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है, बाहर का जितना भी फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पे फर्क डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं या कहते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्रीम कलर का चार्ट दिखाया था। वो चार्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, उसको जब मर्जी पढ़ सकते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टाइप में सबसे पहला आता है द माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑपरेशंस को फर्क डालता है, इफेक्ट डालता है, इंपैक्ट डालता है। इंपैक्ट द ऑपरेशन ऑफ आ कंपनी। आ कंपनी मतलब एक कंपनी के ऑपरेशंस पे फर्क डालता है। यहां पे देखते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है, वो फैक्टर होता है जो जनरल फैक्टर होता है। जनरल फैक्टर मतलब पहला कीवर्ड हो गया जनरल फैक्टर। ये मार्क इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आप इन कीवर्ड्स को याद रखें और बोर्ड के पेपर में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें अपने आंसर को लिखने में, जिससे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव बनेगा। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो जनरल फैक्टर्स होते हैं दैट अ बिजनेस टिपिकली हैज नो कंट्रोल ओवर, और जिसके ऊपर बेटा बिजनेस का कोई कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर, कोई कंट्रोल नहीं होता है। समझ गए? अब आप कहोगे सर एनवायरनमेंट तो हमेशा बदलता रहता है, वो आपने सिखाया था हमको। तो जब सर एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर अपना कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो ऐसे तो सर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, रिस्क लॉसेस देखने पड़ेंगे। नहीं बेटा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता या सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी एबिलिटी के ऊपर अडॉप्ट करने की, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की। मैंने आपको बताया कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट चार तरीके की चीजें लाता है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट का ये मतलब है, अपॉर्चुनिटी मतलब मौके, थ्रेट मतलब खतरा। जब इन्वायरमेंट बदलता है ना, तो मौके भी आते हैं और खतरे भी आते हैं। अब आपको देखना है कि आप उन परिस्थितियों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी में चेंज कर रहे हो या फिर खतरों में चेंज कर रहे हो। समझ रहे हो? अगर आपने अडॉप्ट कर लिया बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ, तो वो अपॉर्चुनिटी, अगर आप नहीं कर पाए तो वो थ्रेट यानी कि खतरा। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें कठिन जैसा नहीं है। माइक्रो एनवायरनमेंट की बात की जाए तो चार पांच फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला कस्टमर्स। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं मेरा कस्टमर्स। आप कस्टमर मान लीजिए कि है एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है, आईफोन। मेरे घर में सबके पास आईफोन है। बहुत से लोग होते हैं बोलते भैया मैं तो आईफोन ही चलाता था,
मैंने कभी कोई और सैमसंग के बारे में सोचना भी पाप है मेरे लिए। मेरे पूरे घर में आईफोन चलाया जाता है, ठीक है। आजकल आईफोन भी बड़े अच्छे अच्छे चले भैया, ठीक है। सोने के आईफोन, जब से टेक्निकल गुरुजी ने कह दिया यूट्यूब पे कि भैया मेरे फोन में चांद का टुकड़ा लगा हुआ है, ठीक है, सोने के आईफोन, हीरे के आईफोन। अब भैया जो लोग आईफोन चला रहे हैं ना, वो एप्पल कंपनी के लिए ब्रांड लॉयल है, वफादारी है, वो एप्पल ही चलाएंगे, उनको और कुछ पसंद नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, फोन एप्पल का, लैपटॉप एप्पल का, ईयरपॉड एप्पल के, वॉच एप्पल की, और भी कुछ अगर हो तो सब एप्पल का हो, नहीं तो ना हो, नहीं चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे तो एप्पल का चलाएंगे। मतलब कस्टमर क्या है, ब्रांड लॉयल है। तो कस्टमर्स आपके कैसे हैं, आपकी ब्रांड के प्रति लॉयल है या नहीं, इसका फर्क आपकी कंपनी में पड़ता है, ठीक। अब जिसको टाटा की गाड़ी पसंद आ गई सफारी, वो सफारी ही चलाएगा, उसको स्कॉर्पियो दे दो महिंद्रा की नहीं चलाएगा। तो कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट आता है सप्लायर। भैया आपका सप्लायर कैसा है, सप्लायर का क्रेडिट पे सामान देना बहुत जरूरी है। भैया हमें बहुत जरूरत है, पैसे नहीं है हमारे पास, सप्लायर ने क्रेडिट पे सामान ही नहीं दिया तो और प्रोडक्शन रुक जाएगा ना, और लॉस होगा। वैसे भी लॉस चल रहा था, हमें पैसों की जरूरत थी, हमें सामान की जरूरत थी, लेकिन सप्लायर ने मना कर दिया कि हम भैया उधार पे सामान नहीं देंगे तुमको। अब लो अटक गया। अब तो जो प्रोडक्शन हो के पैसा कमाया जा सकता था, वो प्रोडक्शन भी बट्टे खाते में चला गया। क्यों? क्योंकि भैया उसने मना कर दिया। तो सप्लायर का बड़ा अहम रोल होता है। कॉम्पिटिटर की बात की जाए, मारुति टाटा कॉम्पिटिटर, पेप्सी कोको कोला कॉम्पिटिटर, मैकडॉनल्ड बर्गर किंग कॉम्पिटिटर, डोमिनोज पिज्जा हट कॉम्पिटिटर। आपका कॉम्पिटिटर कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसका फर्क आपकी कंपनी में पड़ता है। कॉम्पिटिटर वीक है, कुछ नहीं करता, हटाओ यार, किनारे फेंको, हम अपनी कंपनी चलाते हैं, ठीक है ना, तब भी भैया आपका फायदा। पब्लिक की बात करते हैं, जनता में आपकी क्या राय है, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, जनता आपके बारे में क्या सोचती है, मीडिया कवरेज आपकी कंपनी का कैसा है, क्या मीडिया आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है कि नहीं कहता। आप जैसे अडानी जी हैं, गौतम अडानी, आप जानते होंगे अडानी ग्रुप। अब नरेंद्र मोदी से बात हो गई कि भैया अडानी जी को आप मदद करते हो और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे पूरी देश उनको बेच दे रहे हो। इधर अडानी जी के खिलाफ एक रिपोर्ट भी आ गई, जिसके बाद क्या हुआ, पब्लिक रिलेशन बिगड़ गए, अडानी ग्रुप का मीडिया में निगेटिव कवरेज हुआ और उसके बाद उनके शेयर के रेट गिर गए। हालांकि वो धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। पब्लिक में क्या इमेज है आपकी। और फिफ्थ आता है मार्केट इंटरमीडियरीज, यानी कि एजेंट्स, एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स, जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। ऐसी कंपनियां जो हमको सर्विसेज देती हैं, वो कैसी हैं। अब उनका जो है बड़ा फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं अपने बेसिक मेजर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आना ही आना है, ये आए बिना बोर्ड का पेपर बनेगा नहीं, सीबीएसई बोर्ड बनाएगा नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपके सामने ये खड़ा हुआ है, जो कि है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मैक्रो इन्वायरमेंट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ लिया, आप आगे बढ़ते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट की तरफ। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बेटा इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ रहे होगे, जहां पे आपने नेशनल इनकम पढ़ी होगी, जहां पे आपने अभी तक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा होगा, और ये पढ़ा होगा आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरे उधर की बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो वहां पे आपने पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें अभी तक पढ़ी होंगी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात की जाए तो भैया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है। बेटा देश की इकोनॉमी देश का पैसा, ठीक है, उसके बारे में इकोनॉमिक्स में बात होती है। पूरे देश का पैसा, इकोनॉमी किस सिचुएशन में है, क्या कंडीशन है इकोनॉमिक की। अब इकोनॉमी का बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट पे। जैसे कि मान लीजिए आरबीआई ने कहा कि भैया आप जो है बैंक रेट हाई कर दो। बैंक रेट हाई होते ही कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना थोड़ा महंगा हो जाता है। लोन लेना महंगा हो जाएगा तो आप जो लोन लेने की सोच रहे होंगे, या तो उसका अमाउंट कम कर देंगे, या तो लोन लेंगे नहीं। अब लोन नहीं लेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है, पैसा नहीं आएगा तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। समझ गए बात को। तो इस तरीके की चीजों का फर्क पड़ता है आपके बिजनेस पे, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर बढ़ गई हो, ठीक है। चेंज इन द इनकम ऑफ द पीपल, लोगों की इनकम में चेंज हो गया हो। अब भैया जब लोगों की इनकम में चेंज होता है ना, तो मान लो कोई आदमी है जवार खा रहा है या बाजरा खा रहा है, इनकम बदली, अब वो आटा खाएगा, मतलब इंफीरियर गुड से नॉर्मल गुड की तरफ जाएगा। समझ रहे हो। जिस इनकम बढ़ने पे क्या होता है, अब इनकम बढ़ी, आदमी पहले ऑल्टो चलाता था, अब वो सफारी में घूम रहा है, तो लोगों की इनकम, अब सफारी की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑल्टो की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है। समझ रहे हो। तो लोगों की इनकम चेंज हो रही है, इसका भी फर्क पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा, जहां पे आरबीआई अपनी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। प्राइस लेवल में कोई चेंज हुआ हो,
ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनका फर्क हमें हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर ले तो कॉम्पिटिटर, डिमांड, मार्केट का साइज, सप्लाई, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चेन आपकी कैसी है, ठीक है। उसके बाद भैया बात कर लेते हैं फैक्टर्स इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है, उसका फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट, जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्सचेंज रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर आपके ब्रांड के ऊपर कॉन्फिडेंस रख रहा है नहीं रख रहा है, इन सारी चीजों का फर्क पड़ जाता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के ऊपर। ये एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर है कि देश में इकोनॉमिकली क्या कुछ चल रहा है, उसका फर्क पड़ जाता है बच्चों बिजनेस पे। जैसे कि कोरोना के टाइम पे इकोनॉमी बहुत वीक थी, रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी हमारी इकोनॉमी कुछ अच्छा नहीं कर रही थी। 2022 में अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिरा, जिसकी वजह से जो बाहर के निवेश करने वाले थे इन्वेस्टर्स से, उन्होंने इंडिया को वीक इन्वेस्टमेंट की जगह मानी, सारा पैसा खींच लिया, इकोनॉमी फिर बुरी हालत में चली गई। तो फिर भी और देशों के मुकाबले इकोनॉमी हमारी अच्छा भी कर रही है, चलो बुरा कर रही है, लेकिन अगर कंपैरिजन ना किया जाए तो बुरा कर रही है। कंपैरिजन करोगे तो अपना देश अच्छा लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है दुनिया में। तो इकोनॉमिकली जो फर्क पड़ता है और जो चेंज होते हैं उसका फर्क हमारे बिजनेस पे पड़ता है। बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट की। आपका ये जो बिजनेस है, आपकी ये जो इंडस्ट्री है, आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो एम्प्लॉइज है, जो मैनेजमेंट है, वो कहां काम कर रहे हैं? वो इस देश में काम कर रहे हैं, वो इस देश का हिस्सा है, वो समाज का हिस्सा है। इसी देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इसी देश के लोगों को सामान बेच रहे हैं, इसी देश के लोगों से पैसा कमा रहे हैं और इसी देश के लोगों के ऊपर खर्च कर दे रहे हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है सर जी। अब सोशल इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है, जैसे कि हमारे देश के त्योहार, जैसे हमारे देश के फेस्टिवल्स, जैसे हमारे देश के कस्टम, जैसे हमारे देश के बिलीफ, हमारे देश में लिटरेसी रेट, एजुकेशनल रेट, एजुकेशन लेवल, हमारे देश में बदलता हुआ लाइफस्टाइल। आजकल इंडिया में वेस्टर्न लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा कॉपी हो रहा है। वेस्टर्न कपड़े देख लीजिए, रील्स बनाने का फैशन देख लीजिए, टिकटॉक का फैशन देख लीजिए, ये इंडिया में कभी था नहीं, ये बाहर की कंट्रियों से कॉपी होता रहा है और होता रहेगा, ठीक है। वेस्टर्न फोर्सेस हैं ये फैशन को लेके। तो क्या कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहा है, क्या कुछ लोगों के कस्टम बिलीफ में चेंज आ रहा है, दैट इज योर सोशल इन्वायरमेंट। जैसे कि भैया आजकल आपने देखा होगा, जब से कोई सेलिब्रिटी ब्लैक वाटर की बोतल लेके घूमने लगा तो सबको ब्लैक वाटर पीना है। आज के पहले ब्लैक वाटर को आदमी कहेगा गंदा पानी है, आज आदमी बोतल में ब्लैक वाटर खेल रहा है 300-300 रुपए की। क्यों भैया? क्योंकि आजकल हेल्दियर बनने का बहुत ज्यादा क्रेज लोगों के अंदर है, दैट कम्स अंडर सोशल इन्वायरमेंट। जिमिंग करने का, मिनरल वाटर पीने का, टोबैको से दूर रहने का, डाइट कोक पीने का। तो चलो टोबैको से दूर रहना है तो अच्छी बात है, लेकिन लोग ओवर कॉन्शियस भी हो रहे हैं। खैर ये सारी चीजें सोशल इन्वायरमेंट में आती है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। जैसे कि कस्टम्स, बिलीफ, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल्स, लाइफ स्टाइल और वैल्यूज, ये सारी चीजें सोशल इन्वायरमेंट में आती हैं। हेल्थ कॉन्शियसनेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमांड फॉर मिनरल वाटर, डाइट कोक एक्सेट्रा हैज इंक्रीज। भैया मिनरल वाटर की बात की जाए, डाइट कोक की बात की जाए, आजकल इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। डिमांड ऑफ टोबैको कम हो गई है, फैटी फूड कम हो गई है, मतलब आजकल लोग बर्गर पिज्जा नहीं खाना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो आपको यहां पे दिख रही हैं सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। चाहे वो आपकी अवेयरनेस की बात हो कि भैया हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, अवेयरनेस का हिस्सा है। जैसे भैया अभी देखना होगा कि भैया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया, सरकार ने बैन कर दिया। सरकार ने आग्रह भी किया कि घर से सामान लेने निकले, शॉपिंग करने निकले तो झोला लेके निकले। अब जो कंपनियां पन्नी बनाती थी, कोई ना कोई तो बनाता ही था, कोई ना कोई फैक्ट्री तो बनाती थी, वो हो गई भारी लॉस में। ये हो जाता है बेटा सोशल इन्वायरमेंट का। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगला इन्वायरमेंट कौन सा है। जी हां, अगला इन्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी तो भैया पल पल बदल रही है, आप जानते हो। पहले लोग ट्रेडिशनल घड़ियां पहनते थे कुछ इस तरीके की, आजकल लोग स्मार्ट वॉच पहनने लगे हैं कुछ इस तरीके की। तो भैया टेक्नोलॉजी बदली, लोगों का मन बदला, आ गई आपकी डिजिटल या स्मार्ट वॉचेस। अब इनको कोई नहीं पहन रहा, ठीक है। तो डिजिटल वॉचेस का जमाना है। इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस, क्रिटिकल आर्टिफिशियल फैब्रिक इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक। अब भैया आजकल आर्टिफिशियल फैब्रिक मतलब मशीन से बनने वाले कपड़े आ गए। पहले लोग क्या करते थे, खादी और क्या कहते हैं सिल्क फैब्रिक का इस्तेमाल करते थे। रेलवे की टिकट, एयरप्लेन की टिकट, जहाज की टिकट, कहीं की भी टिकट करानी, बस की टिकट करानी हो तो भैया आप ऑनलाइन करा सकते हैं। ये सब क्या है भैया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं ना बेटा देश दुनिया में, उसका फर्क हमारे देश पे पड़ता है एंड हमारे देश की कंपनीज के ऊपर पड़ता है।
पता चला कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है, अब भैया वो उस लेवल का प्रोडक्शन कर नहीं पाएगी, क्वालिटी को बढ़ा नहीं पाएगी, तो फिर नुकसान होगा, लॉस होगा। तो टेक्नोलॉजिकली भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। Businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industry as it helps in facing competition and improving quality of the product. प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए आप बिजनेसमैन शुड अपडेट हिज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, हिज टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में एक कंपनी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मुझे आज की डेट में यह बता देना कमेंट करके कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, कौन सी ऐसी चीज है जो आपका फोन नहीं कर सकता। हर चीज, ट्रेन की टिकट बुक करानी हो फोन, ओला फोन, उबर फोन, खाना मंगाना हो फोन, जीमेल फोन, फोन करना हो फोन, कैमरा फोन, मैसेज फोन, रेडियो, गाने, हर चीज भैया, हर चीज फोन पे हो रही। यहां तक कि अगर आपको जिम जाना है और जिम ट्रेनर के देने के लिए पैसा नहीं है, आप अपने फोन पे यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं। अब इससे सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो भैया, तो अब बात करते हैं अगले इन्वायरमेंट का। अगला इन्वायरमेंट क्या है जरा फटाफट से बताइए। एक तरफ यस वाले लोग हैं, एक तरफ नो वाले लोग हैं, क्या हो रहा है ये इन दोनों के बीच में? यस नो, किस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। अब आप समझ गए ना? दोबारा दिखाऊं? ये देखो, ठीक है, ये देखो, एक तरफ यस, एक तरफ नो। ये यस नो कहां चलता है भैया? पॉलिटिक्स में ही चलता है। जो लोग सरकार के पक्ष में वो यस, जो लोग विरोध में, विपक्ष में, वो नो। ठीक है, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं ध्यान से समझिएगा बेटा। पॉलिटिकल, अब मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ की सौगात दी, बच्चे कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी भैया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अरे नहीं भैया, सौगात दी, मेन बात यह थी, उन्होंने सौगात मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्सिडी दी, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सब्सिडी दी। बेटा सब्सिडी कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नरेंद्र मोदी ने दी, उनकी गवर्नमेंट ने दी। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने दी, नरेंद्र मोदी ने दी। नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी हैं। क्या दिया? क्या उन्होंने? सब्सिडी दी। सब्सिडी से फायदा हो रहा है ना, नरेंद्र मोदी से फायदा नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी ने तो दे दी सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या हो जाएगी? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आदमी नेता का नाम सुनते ही कहता है अरे तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी। भैया हमारे देश में जो सरकार है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, सबसे पहले तो ये आता है। दूसरी बात, सरकार का रुख बिजनेस के प्रति कैसा है? एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, रुख मतलब एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। ये हो गया, ये देखो, ये आपको याद करना है पहला, ये इनस्टेबिलिटी वाला। दूसरा याद करना है आपको एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरा याद करना है आपको आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी बिजनेसेस को लेकर क्या सोचती है। एग्जांपल दे देता हूं भैया आपको। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई, बहुत सारे विपक्ष के पार्टियों ने उनका विरोध किया, सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई, संगठित हो गई और मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मोरारजी देसाई के आते ही मोरारजी देसाई ने कहा कोई भी कंपनी को आने नहीं दूंगा भारत में। कोको कोला बैन, IBM बैन और ऐसी बहुत सारी कंपनियां बैन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आई नहीं तो जो आपको इंडिया में डेवलपमेंट दिख रहा है अभी, वो आज से 20 साल पहले ही हो गया होता। ठीक है, 1991 में फिर से कांग्रेस की सरकार आई, मनमोहन सिंह 1991 की पॉलिसी लेके आए, तब जाके LPG पॉलिसी आई जिसको हम लोग NEP या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ना गवर्नमेंट का, ये जो स्टेबिलिटी है ना गवर्नमेंट में, और ये जो आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल पार्टी की, इसका फर्क पड़ता है। ठीक है भैया, तो पॉलिटिकल सिचुएशन का फर्क पड़ता है, वो हो जाएगा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नरेंद्र मोदी नहीं, ठीक है ना। तो आगे से कभी पेपर में नेता का नाम पूछ के कहा जाए तो उस पे जल्दी से हामी मत भरना। दोबारा बता दे रहा हूं कितने पॉइंट्स आपको याद करने हैं। यहां पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। दिस PPT इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी इन पावर, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज की फिलॉसफी कि क्या सोचते हैं वो, पॉलिटिकल पार्टी की नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है, जो राजतंत्र है, वो कैसा काम कर रहा है स्टेट में। जैसे मैं कहूं कि भैया यूपी का राजतंत्र आजकल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बुलडोजर बाबा के बारे में आप जानते ही, ठीक है। तो वो बिजनेसेस के प्रति उनका क्या, व्यापारियों के लिए उनका क्या नजरिया है। द फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी कैसी है हमारी गवर्नमेंट की। अच्छा ये आ गया द फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट की कैसी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में है या नहीं है। साइड हो जा रहा हूं बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी,
हाँ ये बताओ यार किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑर्डर, क्या मैं यहाँ पे कोर्ट को लाके मतलब लाने वाला हूं, नहीं भैया। यहां बात होने वाली है नेक्स्ट इन्वायरमेंट जो कि है लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। लीगल इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है बेटा, जरा नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट, मतलब एक लाइन में खत्म कर दूंगा बात को। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट, भैया गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया हो, यहां ऑर्डर, ठीक है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हो किसी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल और स्टेट कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ने अगर कोई ऑर्डर दिया हो, ठीक है, किसी कमीशन ने अगर कोई ऑर्डर दिया, जैसे इलेक्शन कमीशन ने लगा दी धारा 144, तो वो आ जाएगा लीगल इन्वायरमेंट में। कोर्ट का अगर कोई जजमेंट हो, भैया ये मत पूछना कोर्ट कौन सा बेटा, कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कोई कोर्ट, किसी एजेंसी का कोई ऑर्डर है, ये सारी चीजें कहां आ जाती हैं। अच्छा एक और बच रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑर्डर हो, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर हो, जैसे बेटा हर जिले का वो होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। अब प्रशासन का कोई ऑर्डर हो, एग्जांपल इसका दे देता हूं मैं आपको, प्रशासन के ऑर्डर का, ठंडियों के टाइम पे छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, कौन ऑर्डर देता है, डीएम, डीएम बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरी भाषा में डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरी भाषा में आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ऑफिसर, ठीक है, वो देता है ऑर्डर, उसका ऑर्डर भी मान्य है, वो आता है लीगल इन्वायरमेंट में। तो भैया लीगल इन्वायरमेंट में अगर कोई ऐसा हो गया कि ऑर्डर दे दिया गया आपकी कंपनी के लिए नहीं, मतलब पूरे देश में अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास हो गया जिसका फर्क आपकी कंपनी को भी पड़ा, तो लीगल इन्वायरमेंट उसे कहेंगे। जैसे कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट, मतलब यानी कि शराब का, मदिरा का एडवर्टीजमेंट करना मना है, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। सर हमने तो देखे हैं टीवी पे, हमने तो देखे हैं टीवी पे, देखे तो हैं अल्कोहल के, शराब के एडवर्टीजमेंट हमने देखे तो हैं, नहीं बेटा आपने उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखा है जो शराब बेचती है। शराब का एडवर्टीजमेंट वो कर ही नहीं सकते, अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट वो कर ही नहीं सकते। एग्जांपल के तौर पे अगर किंगफिशर अपनी बात बताना चाहे, किंगफिशर अपनी बात बताना चाहे कि भैया हम अल्कोहल का कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, नहीं कर सकते, वो ऐड करेंगे मिनरल वाटर के नाम से करेंगे, वी आर मेकिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ, डूइंग एडवर्टीजमेंट ऑफ किंगफिशर मिनरल वाटर, समझ रहे हो। हाँ अब दोनों कंपनी का नाम एक है, किंगफिशर किंगफिशर, तो इनडायरेक्टली प्रमोशन हो जाता है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आते हैं अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ। बेटा एक कंपनी को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, कोई किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट हो, एक कंपनी को प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि हाउ वी विल मैनेज, हाउ वी विल स्टडी एंड एनालाइज ऑल दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, ताकि हमारी कंपनी को कोई नुकसान ना हो और हम आसमान की बुलंदियों को छू सके, मतलब ऊंचाइयों को छू सके। कैसे छुएंगे, छुएंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके, थ्रेट्स को दूर भगा के, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के और वीकनेसेस को कम करके, स्वॉट एनालिसिस ये आपको करनी पड़ेगी। तो भैया इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साझेदारी बना के रखिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, फॉर व्यूइंग दिस सेशन। आई होप कि बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर छोटा ही था और वो आज यहां समाप्त होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा एंड इसका वन शॉट भी आएगा तो वो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा, जय हिंद। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ।